हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, अपने पिछले सेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल, उससे रिलेटेड फेजेस, कंडीशंस और डेविएशंस को स्टडी करने के बाद इट इज हाई टाइम दैट वी बिगिन विद द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नाउ। तो आज का टॉपिक बिगिन करते हैं विद द फर्टिलाइजेशन। अब देखो, फर्टिलाइजेशन आप सभी जानते हो, बेसिकली प्रोसेस होती है ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का अगर आपस में फ्यूजन हो जाता है, उसी को हम फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। और ह्यूमंस के केस में जो मेल गैमीट होगा दैट वुड बी द स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट इज गोइंग टू बी ओवम। तो एक स्पर्म का ओवम के साथ जो फ्यूजन प्रोसेस है वुड बी रेफर्ड टू एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके। अब देखो, इसको ऐसे समझना है, ड्यूरिंग द कोइटस या फिर आप कह सकते हो कॉपुलेशन के टाइम पे, इंटरकॉर्स के टाइम पे, द सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पीनस इनटू द वेजाइना। तो सीमेन जिसमें स्पर्म्स प्रेजेंट हैं, वो बेसिकली ये जो मिल्की फ्लूइड है उसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यूरिंग द कॉपुलेशन जो पीनस है वो इस सीमेन को वेजाइना में डिपॉजिट कर देती है। अब यू नो वेरी वेल, जो सीमेन है उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो स्पर्म यहाँ डिपॉजिट हुए हैं बीइंग मोटाइल, आपको पता है ना, यहाँ स्पर्म्स के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सो ये जो स्पर्म्स हैं वो धीरे धीरे आप देखोगे अपनी मोटिलिटी के थ्रू ऊपर असेंड करेंगे इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और जाके जो आपका ओविडक्ट है दैट इज फैलोपियन ट्यूब, वहां पर एम्पुलर रीजन में प्रेजेंट ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सबसे पहले ये जो स्पर्म है ये आपको सर्विक्स को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। तो दे विल ट्रैवल अप द सर्विक्स, सर्विक्स के बाद दे विल एंटर इनटू द यूट्रस, और यूट्रस के बाद दे विल फाइनली रीच इनटू द फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलर रीजन में, बेसिकली यहां पर एग का जो पोजीशन है दैट इज रॉन्ग, यहां पर आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एम्पुलर रीजन में आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जो मोटाइल स्पर्म्स हैं दे विल स्विम रैपिडली थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस, एंड फाइनली दे विल रीच द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जहां पर फर्टिलाइजेशन अकर करती है। सो अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज गोइंग टू बी द एम्पुलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सो आई होप इतनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्टिलाइजेशन आपको समझ आ गई होंगी। अब देखो, जितनी सिंपल ये प्रोसेस देखने को मिलती है ना बच्चों, इतनी सिंपल होती नहीं है। इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि एक के बाद एक अकर करते हैं, एंड तब जाके फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ दीज टू गैमीट्स टेक्स प्लेस। तो आइए अब हम डिस्कस करने वाले हैं द इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एक सिंपल फिनोमेना नहीं है, उसमें आपको बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो जितने भी इवेंट्स आपको फर्टिलाइजेशन को लीड करते हुए नजर आते हैं उनको हम बेसिकली कैटेगराइज करते हैं एज अ फिजिको केमिकल इवेंट्स, बिकॉज उसमें आपको बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से वो चेंजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे विच लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहला जो इवेंट है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन को हमें ऐसे समझना है बच्चों, जब भी स्पर्म रिलीज कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सीमेन, वो जो स्पर्म प्रेजेंट होते हैं सीमेन के अंदर, उनके पास इतनी कैपेसिटी या एनर्जी नहीं होती है सच दैट दे कैन फर्टिलाइज एन एग। तो बेसिकली आपको पता है, कॉइटस के टाइम पे या फिर कॉपुलेशन के टाइम पे जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो सीमेन के फॉर्म में यहां पर वेजाइनल ट्रैक्ट में डाल दिए जाते हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, ये जो स्पर्म्स हैं इनको ऊपर जाके असेंड करना है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, और जाके ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट एग को फर्टिलाइज करना है। बट सिंस जैसा कि मैंने आपको बताया, सीमेन जो यहाँ डिपॉजिट किया जाता है फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में, उनमें प्रेजेंट स्पर्म में इतनी कैपेसिटी है नहीं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन स्पर्म की कंडीशनिंग की जाती है, बेसिकली दे आर रीएक्टिवेटेड। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म्स। और ये क्यों की जाती है, टू बिकम हाइपर एक्टिव। अब ये हाइपर एक्टिव क्यों होना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू फर्टिलाइज द एग। ओके, सो दे कैन बिकम हाइपर एक्टिव टू फर्टिलाइज द एग। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर जैसा कि मैंने बोला कि ये अकर करेगा कहां, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो देखो, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसकी अकरेंस है, इस बात को याद रखना है। सो इट टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव
tract, and this entire phenomena of the capacitation requires around 6 to 7 hours. So remember this condition also. लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं इस कैपेसिटेशन या कंडीशनिंग की प्रोसेस को। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आप देखोगे ये जो सर्वाइकल कैनाल में प्रेजेंट आप देखोगे ना, यहाँ पर कुछ सर्वाइकल म्यूकस एक सिक्रीशन देखने को मिलता है। अब म्यूकस एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस सिक्रीशन है। यहाँ पर जो आपको सर्वाइकल म्यूकस देखने को मिलेगा ना बच्चों, उनमें आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि स्पर्म की एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं बाय डाइजेस्टिंग देम। तो इस तरीके से अगर सर्वाइकल म्यूकस जो है वो उन सारे फैक्टर्स को रिमूव कर देगा जो कि स्पर्म की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते थे, तो आपके स्पर्म के पास एक फ्री स्पेस हो गई है दैट इट कैन नाउ मूव। एंड नाउ ये जो आप देखोगे ना म्यूकस सिक्रीशन देखने को मिल रहा है सर्वाइकल रीजन में, वो बेसिकली आपके स्पर्म को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ताकि वो आगे जाके फर्टिलाइज कर सके एग को। तो सिंस आपको पता है यहाँ पर कंडीशनिंग हो रही है, चेंज हो रहा है स्पर्म के स्ट्रक्चर में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्पर्म में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो भी जानना बनता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो चेंज आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की, उसमें आपको दो चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहली चीज, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अब अनस्टेबल हो जाएगी। अब अनस्टेबल होने के लिए उसको वो स्टेबिलिटी वाला जो कंपाउंड है विच इज कोलेस्ट्रॉल, उसको रिमूव करना होगा, बिकॉज किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है। तो यहां पर सबसे पहले होगा रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल हो गया बच्चों। और सेकेंडली यहां पर आप देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होगा। तो यहां पर आपको रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स देखने को मिलेगा। तो ये सारी कंडीशन जो है वो आपको अकर करती हुई नजर आएंगी। और एक और इंपॉर्टेंट इवेंट जो अकर करेगा दैट इज गोइंग टू बी इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। तो बहुत सारे कैल्शियम अंदर आ जाएंगे इनसाइड द स्पर्म। तो उससे क्या होगा, ये जो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन है ना, ये आपके स्पर्म के फ्लैजुलर मूवमेंट को बहुत ज्यादा विगरस बना देता है, जिसकी वजह से आप देखोगे स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो यानी कि यहां पर आप देखोगे स्पर्म मोटिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस तरीके से कैपेसिटेशन जो है वो वेरी फर्स्ट स्टेप है जो कि लीड करता है टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो नेक्स्ट इवेंट हमको देखने को मिलेगा आफ्टर कैपेसिटेशन वुड बी कॉल्ड कीमो अट्रैक्शन। तो नेक्स्ट इवेंट वुड बी कीमो अट्रैक्शन। नाम बता रहा है कीमो अट्रैक्शन मतलब केमिकल के थ्रू अट्रैक्शन। तो यहां पर आप देखोगे जैसे ही ओव्यूलेशन के बाद एग जो है फैलोपियन ट्यूब में आएगा, वो रिलीज करता है एक केमिकल जिसे हम बुलाएंगे फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजन। सो एग रिलीजेस a glycoprotein. Basically ये जो केमिकल है this is a glycoprotein which is fertilizin glycoprotein। और इस fertilizin के रिस्पॉन्स में फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट ये जो स्पर्म है दे विल रिलीज अनदर एसिडिक प्रोटीन जिसको हम बुलाएंगे एंटी फर्टिलाइजन। तो यहां पर स्पर्म्स रिलीज करेंगे एंटी फर्टिलाइजन। अब ये जो दो केमिकल्स रिलीज हुए ना बच्चों, ये आपस में जब मिलते हैं सो दे शो अ रिएक्शन विच इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। तो यहां पर इनका एग्लूटिनेशन हो जाएगा, मतलब बाइंडिंग हो जाएगी। अब ये जो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस है ना, ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज ये है स्पीशीज स्पेसिफिक। तो दिस रिएक्शन इज स्पीशीज स्पेसिफिक। अब स्पीशीज स्पेसिफिक होने का मतलब क्यों है, देखो ये इंश्योर करेगा कि एक स्पर्म जो एंटर किया है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, अगर वो सेम स्पीशीज का है तभी वो उस पर्टिकुलर एग की तरफ अट्रैक्ट होगा। देखो यहां पर क्या होगा, अगर सपोज अगर हम एक स्पीशीज की फीमेल को किसी दूसरी स्पीशीज की मेल से मेट भी करवा देते हैं, भले ही सक्सेसफुल मेटिंग हो गई, कॉपुलेशन हो गया, स्पर्म्स जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी आ गए, बट वो स्पर्म्स फीमेल के एग तक नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज उनके पास जो एंटी फर्टिलाइजन है वो दूसरा है जो कि उस स्पीशीज का बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब फीमेल का जो एंटी फर्टिलाइजन होना चाहिए था, मतलब फर्टिलाइजन को काउंटर करने वाला जो एंटी फर्टिलाइजन होना चाहिए था वो सेम स्पीशीज का होना चाहिए था। बट सिंस यहाँ पर मेटिंग किसी दूसरे स्पीशीज के मेल से करवाई गई तो उसके स्पर्म ने जो एंटी फर्टिलाइजन रिलीज किया वो तो सेम नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो एग का फर्टिलाइजन है वो स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। जब उनके बीच में एग्लूटिनेशन नहीं होगा तो स्पर्म जो है एग की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये इंश्योर करता है स्पीशीज की प्योरिटी को मेंटेन करने की प्रोसेस विच इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो इट एंश्योर्स
रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर आइसोलेटेड होंगे फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ताकि वो अगर कॉपुलेट कर भी लेंगे लेकिन दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और ये क्या करता है? दिस एंश्योर्स द प्योरिटी ऑफ द स्पीशीज, मतलब ये दो स्पीशीज को मिक्स नहीं करने देता है टू प्रोड्यूस इलेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग। तो इस तरीके से कीमो अट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या करने वाली है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट स्पर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो एग क्या करने वाला है? अपनी तरफ स्पर्म्स को अट्रैक्ट करेगा ताकि स्पर्म्स आके उनसे बाइंड कर सकें और उनका फर्टिलाइजेशन कर सके। सो मान लेते हैं कि ये कीमो अट्रैक्शन की प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल रही, मतलब एग ने जो फर्टिलाइजेंट रिलीज किया उसके रिस्पॉन्स में एंटी फर्टिलाइजेंट रिलीज हुआ बाय द स्पर्म, और स्पर्म जो है वो फीमेल के एग के पास पहुंच भी गए। तो जो नेक्स्ट जो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी दैट विल बी द थर्ड इवेंट कॉल्ड द बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द जोना पेलोसिडा। मतलब आपका स्पर्म जो है वो एग के पास पहुंच भी गया। अब स्पर्म के चारों तरफ आपको पता है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है विच इज द जोना पेलोसिडा। तो जोना पेलोसिडा जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर ये सेकेंडरी oocyte है जो कि रिलीज हुआ था एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो दिस इज अवर सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है। ये जो पिंक कलर की आपको मेम्ब्रेन ये देखने को मिल रही है ना, दिस इज कॉल्ड जोना पेलोसिडा। ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस है। सो लेट मी राइट इट डाउन। आपका जो जोना पेलोसिडा है दिस इज ग्लाइकोप्रोटीनेशियस, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस है। और देखो ये जो जोना पेलोसिडा है उस पे ना आपको बहुत सारे ऐसे स्पर्म रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ओके, तो आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहे हैं? दीज आर नथिंग बट दी स्पर्म रिसेप्टर्स। तो बेसिकली जो स्पर्म है ना वो जाके जोना पेलोसिडा के इन्हीं स्पर्म रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो यहां पर आप देखोगे स्पर्म की बाइंडिंग, स्पर्म बाइंड्स टू स्पर्म रिसेप्टर्स ऑन जोना पेलोसिडा। इतनी बात भी क्लियर होगी? फाइन। नाउ नेक्स्ट जो आपको चीज देखने को मिलेगी, देखो अब क्या होगा, एक बार बाइंडिंग हो गई आपकी जोना पेलोसिडा से, किसकी? स्पर्म की। नाउ आपकी एक्रोसोम जो है अपनी रिएक्शन शो करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी एक्रोसोम रिएक्शन। अब देखो क्या होगा, आपको याद होगा एक स्पर्म का अगर मैं आपको हेड वाला रीजन बना के दिखाऊं, सो एक स्पर्म का अगर ये स्ट्रक्चर है, ये इसका नेक वाला रीजन, ये मिडिल पीस है, राइट। तो आप देखो कि ये हेड वाले रीजन में आपको सबसे पहले तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को मिलता है और ऊपर की तरफ आपको एक कैप देखने को मिलती है इस तरीके की। ये जो कैप होती है इसे हम क्या बुलाते थे? याद कीजिए, दिस वाज कॉल्ड एक्रोसोम। तो ये जो एक्रोसोम है ना बच्चों, ये एक्रोसोम बेसिकली क्या है? ये एक मॉडिफाइड लाइसोसोम है। और ये मॉडिफाइड लाइसोसोम कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्जी apparatus। रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी वेल। अब देखो जैसे ये एक मॉडिफाइड लाइसोसोम है, अब नॉर्मली किसी लाइसोसोम के अंदर आपको बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देखने को मिलते हैं, यहां पर भी एक्रोसोम के अंदर भी आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देखने को मिलेंगे। एंड वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं those hydrolytic enzymes are called sperm लाइसेंस। और इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्पर्म लाइसेंस आपको याद रखना है दैट इज एक्रोसिन। ये जो एक्रोसिन है ये डाइजेस्ट करता है आपके जोना पेलोसिडा को। सो इट डाइजेस्ट्स जोना पेलोसिडा। तो देखो क्या होने वाला है, जैसे ही आपका स्पर्म जाके बाइंड करेगा स्पर्म रिसेप्टर्स पे, यू विल सी इसकी जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज करेगी जोना पेलोसिडा से, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो ये एंजाइम्स हैं और जो स्पर्म लाइसेंस हैं वो जाके वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज होंगे, और उनमें प्रेजेंट एंजाइम जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहलाते हैं, द स्पर्म लाइसेंस, वो डाइजेस्ट करने लगेंगे जोना पेलोसिडा को, स्पेशली द एक्रोसिन। और इस तरीके से यू विल सी आपको देखने को मिलेगा दैट द स्पर्म विल डाइजेस्ट द एंटायर जोना पेलोसिडा और वो एंटर कर जाएगा इनटू द स्पेस कॉल्ड द पेरीविटलाइन स्पेस। ये इस पेरीविटलाइन स्पेस में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिली व्हेन इट कम्स टू एक्रोसोम रिएक्शन। सो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब देखो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में आपका जो स्पर्म है वो जाके पूरी तरह से इस पेरीविटलाइन स्पेस में प्रेजेंट हो गया है, और
उसकी जो मेम्ब्रेन है वो जाके बाइंड कर गई है विद द मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी उसमें क्या होने वाला है, देखिए यहां पर एक्टिवेशन होने वाला है आपके सेकेंडरी oocyte का, और रादर वी कैन से एग ओवर हियर। तो देखो क्या होगा, जैसे ही ये स्पर्म की मेम्ब्रेन बाइंड करती है इस सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन के साथ, यू विल सी स्पर्म विल रिलीज अ प्रोटीन। तो यहां पर स्पर्म रिलीज कर देगा एक फर्टिलिन प्रोटीन। तो दिस इज अ प्रोटीन। हाँ, तो बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो यहां पर फर्टिलिन की बात की जा रही है, नॉट फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन एग रिलीज करता था, राइट, टू अट्रैक्ट द स्पर्म्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, वाइल ये फर्टिलिन है जो कि स्पर्म रिलीज करता है। अब ये जो फर्टिलिन है ना बच्चों, ये क्या करता है, इट्स, देखो आपको पता है जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, वो मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है। सो दिस इज अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकंड ना, तो उसको ये एक्टिवेट करेगा टू कंप्लीट मियोसिस। कैसे करेगा, तो सबसे पहले ये फर्टिलिन जाके क्या करेगा, इट विल ब्रेक द मेटाफेज promoting factor, that is MPF को ये ब्रेक कर देगा। ओके, एंड सेकेंडली ये जाके प्रमोट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज APC। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या किया, मेटाफेज सेकंड को खत्म करवाने के लिए, क्योंकि अभी तक बहुत देर से सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज सेकंड में ही ये अरेस्टेड था, तो मेटाफेज को अगर हमें खत्म करवाना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं उनको हमें ब्रेक करवाना होगा। तो यहां पर ये फर्टिलिन जाके इन MPF को डिग्रेड कर देता है, ब्रेक कर देता है, और प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ APC, दैट इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ द मियोसिस सेकंड, दैट इज एनाफेज सेकंड को प्रमोट करवाएगा और इस मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करवा देता है। तो यहां पर मियोसिस सेकंड वुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होते ही यू विल सी ओवम का फॉर्मेशन होगा और एक सेकेंडरी सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो इस पेरीविटलाइन स्पेस में आ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर आपको कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस सेकंड कब देखने को मिलेगा, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड विल टेक प्लेस आफ्टर स्पर्म एंट्री बट बिफोर सिनगैमी। सिनगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेटिक न्यूक्लियाई। ठीक है, तो देखो यहां पर कहां पर आपका सेकेंडरी जो या फिर सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम का फॉर्मेशन हुआ या फिर मियोसिस सेकंड का कंप्लीशन हुआ, जब स्पर्म एंटर तो कर गया है आपके ओवम में, बट वो अभी भी फ्यूज नहीं किया है विद द न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ओके, तो इसका मतलब देखो जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और जो एग का न्यूक्लियस है वो आपस में अभी फर्टिलाइज नहीं किए हैं, ये फ्यूज नहीं हुए हैं, उससे पहले ही आपको यहां पर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होते हुए नजर आएगी और यहीं पर एक्सट्रूजन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी देखने को मिलेगा। तो दिस इज द सेकंड पोलर बॉडी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट में होगा कॉर्टिकल रिएक्शन। तो वंस व्हाट हैज हैपेंड, देखो यहां पर क्या होने वाला है, जैसे ही आपने देखा यहां पर आपका बाइंडिंग हो गई आपके स्पर्म के मेम्ब्रेन की, तो व्हाट विल हैपन, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, याद है आप सभी को, सेकेंडरी oocyte के सबसे चारों तरफ जो आपको ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते थे विच वर फिल्ड विद एंजाइम, वो देखो मैसिव एक्सोसाइटोसिस अंडरगो करेंगे, मतलब वो अपना कंटेंट रिलीज करेंगे बाय एक्सोसाइटोसिस इनटू दिस पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, यू विल सी यहां पर सबसे पहले इनफ्लक्स होगा ऑफ कैल्शियम आयन, क्योंकि सडनली यहां पर मियोसिस सेकंड पिछले स्टेप में कंप्लीट हुई ना, तो कैल्शियम आयन ऑल ऑफ अ सडन अंदर आएंगे, एग एक्टिवेट हो रहा था ना, और इस एक्टिवेशन की वजह से, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन होने की वजह से, यू विल फाइंड मैसिव एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विल अकर।
ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है वो अपना कंटेंट रिलीज करते हुए नजर आएंगे बाय एक्सोसाइटोसिस इनटू दिस पेरीविटलाइन स्पेस। सो दिस इज ऑल गोइंग टू अकर इन पेरीविटलाइन स्पेस। और इस रिएक्शन के चलते, यानी कि इस कॉर्टिकल रिएक्शन के चलते, यू विल सी कि यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन वुड बी स्टिमुलेटेड विच इज द जोना रिएक्शन। तो यहां क्या होने वाला है, इस रिएक्शन के चलते, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के कंटेंट के रिलीज होने के चलते, यू विल सी द जोना पेलुसिडा जो आपको देखने को मिल रही थी ना, वो हार्डन हो जाएगी। तो यानी कि वो बहुत हार्ड हो जाने वाली है इस तरीके से। तो दिस विल बिकम हार्डन्ड। ठीक है, तो यहां पर आपको जोना पेलुसिडा हार्डन होते हुए नजर आ जाएगी। और जैसे ये हार्डन होगी बच्चों, तो यहां पर आप देखोगे कोई भी एक्स्ट्रा स्पर्म जाके इस जोना पेलुसिडा को क्रॉस नहीं कर पाएगा टू लीड टू मल्टीपल फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन प्रोसेस। तो इस तरीके से ये जो जोना रिएक्शन है, इट प्रिवेंट्स द प्रोसेस ऑफ पॉलीस्पर्मी, दैट इज द एंट्री ऑफ मल्टीपल स्पर्म्स इनसाइड द एग। ठीक है, तो इस तरीके से, इसीलिए कहते हैं ना, एक बार में एक ही स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करता है। एंड फाइनली जो लास्ट आपको स्टेप देखने को मिलेगा, विच विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड सिनगैमी। तो एक बारी यहां पर आपकी जोना पेलुसिडा हार्डन हो गई। नाउ जो न्यूक्लियस है ऑफ द स्पर्म वो एंटर कर जाएगा आपके ओवम के साइटोप्लाज्म में, और यहां पर प्रेजेंट होगा द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम। तो ये दोनों जाके आपस में फ्यूज कर जाएंगे। तो यहां पर सिनगैमी में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस अकर करेगा, एंड यहां पर फॉर्मेशन होगा ऑफ डिप्लॉयड zygote का। So I hope the entire events which were responsible for leading to the process of your fusion of the male and the female gamete, that is fertilization, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो ये सारी की सारी जो इवेंट्स हैं, जैसा कि मैंने बोला था, फर्टिलाइजेशन एक सिंपल सी फिनोमेना नहीं है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो ये सारे इवेंट्स एक के बाद एक सीक्वेंशियली अकर करते हैं, और फाइनली जो प्रोडक्ट होता है दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड zygote। तो फर्टिलाइजेशन इस तरीके से सेवरल इवेंट्स के बाद कंप्लीट होता है। तो बच्चों, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को स्टडी करने के बाद नाउ इट इज टाइम दैट वी मस्ट रैप दिस टॉपिक अप विद द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस आप अच्छे से जानते हो, दैट इट हेल्प्स इन रीस्टोरिंग द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, मतलब आप जानते हो मियोसिस के टाइम पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाते हैं टू हाफ, बिकॉज गैमीट जो भी बनेंगे, मेल या फीमेल गैमीट, चाहे स्पर्म की बात की जाए, एग की बात की जाए, दोनों ही मियोसिस से बनते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय मियोटिक डिवीजन, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। तो क्रोमोसोम नंबर वापस से 46, यानी कि जो उनकी डिप्लॉयड कंडीशन है, वो वापस कैसे रिस्टोर होगी? दैट इज गोइंग टू बी बाय ओनली फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम इस कंडीशन को जनरलाइज करें, हाउ विल इट अकर? सी, यू नो वेरी वेल, ह्यूमंस के केस में, व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो आपको पता है ह्यूमंस के पास इन टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो मेल में अगर हम बात करें, सपोज मियोसिस हो जाती है, तो उनके पास मियोसिस से 23 क्रोमोसोम्स आएंगे इन द गैमीट। लेट्स सपोज स्पर्म के पास भी, और फीमेल ने सपोज अगर फॉर्म किया मियोसिस से अपना एग, तो उसके पास भी उसके एग में 23 क्रोमोसोम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में थे, दिस वाज द डिप्लॉयड कंडीशन। हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे ये हैप्लॉयड कंडीशन हो गई है ना, हाफ हो गया क्रोमोसोम नंबर। तो इस तरीके से इनकी वापस से जो प्लॉइडी है वो रिस्टोर कैसे होगी टू डिप्लॉयड? जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन जब अकर होगा तो यू विल सी 23 फ्रॉम हियर, 23 फ्रॉम हियर, तो जो रिजल्टेंट zygote बनेगा दैट इज गोइंग टू बी कंटेनिंग 46 क्रोमोसोम, जो कि अगेन वापस से इनकी हैप्लॉइड कंडीशंस को ज्वाइन करवा के डिप्लॉयड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी व्हेन इट कम्स टू द रेस्टोरेशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर व्हिच इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, ओके, बाय फर्टिलाइजेशन इटसेल्फ। सिमिलरली जो नेक्स्ट जो आपका सिग्निफिकेंस होगा दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का आपको सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा। अब कैसे होगा? देखो, यहां पर यू हैव टू रिमेंबर क्रोमोसोम, जैसे कि मैंने बोला मेल्स के ह्यूमंस के केस में दैट इज 46। अब 46 में से, लेट मी राइट दैट डाउन, 46 में से आप इसको 46 को 23 पेयर भी तो कह सकते हो ना, क्योंकि देखो
आपको जितने भी क्रोमोसोम्स है ना ह्यूमंस के केस में वो पेयर्स में नजर आएंगे। कैसे? जो एक सेट ऑफ एंटायर 23 क्रोमोसोम्स है वो मदर कंट्रीब्यूट करती है और एक एंटायर सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम जो है वो फादर कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर 23 मदर से 23 फादर से दोनों के दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे, तो वो एक एक सेट जो आ रहा है ना उनको हम बेसिकली जीनोम बुलाते हैं। तो एक सेट जो है वो आपका मदर से आया तो वो मैटरनल सेट हुआ, और एक फादर से आया दैट इज गोइंग टू पैटर्नल सेट। दोनों ही जब एक साथ आ जाएंगे दैट इज गोइंग टू फॉर्म द डिप्लॉयड कंडीशन, क्योंकि अब यहाँ पर दो सेट्स प्रेजेंट है, वन फ्रॉम द फादर वन फ्रॉम द मदर। इस तरीके से डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो अकर करती है। तो यहाँ पर 23 पेयर्स हैं। अब देखो हर क्रोमोसोम जो होगा वो पेयर्ड कंडीशन में, मतलब उसके पास एक उसका होमोलोगस पार्टनर होगा जो उसी के जैसा दिखता होगा बट वो दूसरे पेरेंट से कंट्रीब्यूट हुआ है। तो इस तरीके से 23 पेयर्स मिलेंगे। अब 23 पेयर्स में से आप देखोगे जो 22 पेयर्स हैं विच आर गोइंग टू बी कॉल्ड ऑटोसोम। तो बेसिकली ये 22 पेयर्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी टोटल 44 इन नंबर ना, पेयर्स की बात हो रही है जोड़े की बात, तो 22 पेयर्स है मतलब 44 टोटल हो गए। तो ये आपके ऑटोसोम्स हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ना बच्चों ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में सेम होते हैं। वाइल जो लास्ट वाला पेयर है दैट इज द 23rd वाला पेयर, रिमेंबर 23 पेयर्स नहीं है, ये 23rd पेयर है। ओके तो 23rd जो पेयर होता है दैट इज ओनली गोइंग टू बी वन पेयर, और वो पोजेस करेंगे 2 क्रोमोसोम्स। एंड दीज 2 क्रोमोसोम्स जो लास्ट वाला पेयर होता है ना दैट इज कॉल्ड द एलोसोम्स। इन्हें हम एलोसोम्स या फिर इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बुलाते हैं, तो इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बुलाएंगे। ठीक है, अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है ना ये डिसाइड करते हैं द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। हाउ? लेट्स सी। इमेजिन आपको मैंने बोला कि यहां पर जो 23rd पेयर है वो यहां पर ऐसा देखने को मिलेगा, दैट मीन दे आर गोइंग टू बी 2 इन नंबर। अब 23rd पेयर जो है वो फीमेल्स के केस में सेम हो सकता है। देखो यहां पर जो 2 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे 23rd पेयर में वो दोनों सिमिलर दिखते हैं, दैट मींस दे बोथ आर होमोलोगस ना, उनकी सिमिलर जो जीन की पोजीशन है उनका सेम जो है अपीयरेंस मिलेगा आपको, सेम साइज मिलेगा, सेम शेप मिलेगा। तो ऐसे क्रोमोसोम जो हैं दे आर गोइंग टू बी सिमिलर इन देयर अपीयरेंस, दे आर होमोलोगस, और उनको हम XX से डिनोट करते हैं। ठीक है, वाइल जो मेल्स होते हैं ना उनमें जो 23rd पेयर है उसमें जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में सिमिलर नहीं दिखते हैं, दे आर नॉन होमोलोगस, और इसीलिए एक को हम X बुलाएंगे और एक को Y बुलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर मेल्स के केस में जो 23rd पेयर है विच इज द सेक्स क्रोमोसोम वाला पेयर वो यहां पर डिफरेंट है X एंड Y, और फीमेल्स के केस में वो सेम है X एंड X। तो जब ये दोनों यानी कि मेल एंड फीमेल मियोसिस अंडरगो करेंगे तो उनका जो 23rd पेयर है मियोसिस के टाइम पे वो भी सेग्रीगेट करेगा, और जो 2 एग्स बनेंगे उनके पास एक X वाला क्रोमोसोम इधर से आ जाएगा और दूसरा वाला X क्रोमोसोम दूसरे वाले से। सिमिलरली जो भी मेल का 23rd पेयर है जब वो मियोसिस अंडरगो करेगा उनमें से बनने वाला एक स्पर्म X क्रोमोसोम को पोजेस करेगा और दूसरा वाला Y को, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर इस तरीके से गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये गैमीट्स जब आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है? तो देखो यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये जो X क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म जाके इन दोनों, बिकॉज एग के केस में आपको दोनों ही क्रोमोसोम X देखने को मिलेंगे बिकॉज फीमेल के पास कोई और वेरिएशन नहीं है क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू बी सेम। तो एग के पास तो दोनों ही X क्रोमोसोम है। अब इन 2 X के पास जाके अगर सपोज ऐसा स्पर्म बाइंड करता है या फ्यूज करता है जिसके पास भी X क्रोमोसोम था, तो रिजल्टेंट जो जाइगोट्स बनेंगे वो तो डिप्लॉयड ही होंगे ना, क्योंकि उनके पास देखो 2 सेट वापस आ गए। अभी सिंगल सेट था बिकॉज दे वर शोइंग हेप्लॉइड कंडीशन आफ्टर मियोसिस, बट जब ये आपस में फ्यूज किए तो दे फॉर्म 2 पेयर। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल गए ना, इस तरीके से जो जाइगोट बनेगा दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पर दोनों ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो मतलब जो जाइगोट होगा आगे जाके वो क्या बनेगा? द फीमेल इटसेल्फ, बिकॉज फीमेल के पास ही यहाँ पर आपको XX कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको दोनों जो चाइल्ड डेवलप होते हुए नजर आएंगे फ्रॉम द जाइगोट वुड बी द फीमेल। सिमिलरली मान लेते हैं कि ये जो एग्स रिलीज हुए थे वो जाके बाइंड कर जाते हैं विद द स्पर्म जिसके पास Y क्रोमोसोम था, तो ऐसे में जो जाइगोट डेवलप होंगे उनके पास XY कंडीशन होगी, और XY कंडीशन तो मेल की होती थी ना, इसलिए यहां पर आपको मेल फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। तो देखो आउट ऑफ टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स, 4 पॉसिबल आउटकम में से 2 चांसेस हैं कि भाई फीमेल डेवलप हो जाए और 2 चांसेस हैं कि मेल डेवलप हो जाए। तो ऐसे में 50% चांसेस है मेल चाइल्ड होने के और 50% चांसेस है फीमेल चाइल्ड होने के। इसीलिए और साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि जो फादर होता है दैट इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, बिकॉज अगर फादर के पास ये वेरिएबल Y क्रोमोसोम नहीं होता ना तो उसके पास भी ऐसे ही X क्रोमोसोम होता, तो ऐसे में सारे के सारे जितने भी आउटकम्स होते ऑफ द जाइगोट वुड हैव बीन द फीमेल, बिकॉज सभी के सभी X के साथ ही बाइंड करते, तो उसके में क्या होगा वहाँ पर वेरिएशन आता ही नहीं, सारे के सारे फीमेल चाइल्ड डेवलप होते। इसलिए फादर के पास जो यानी कि जो मेल है उसके पास जो Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म बनता है ना, दैट जब वो फ्यूज करेगा
एग के साथ, जिसके पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा, तब वो हमेशा एक मेल चाइल्ड को डेवलप करेगा। वाइल अगर एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग जो स्पर्म है वो बाइंड करता है एक्स कंटेनिंग एग के साथ, तो डेफिनेटली वहाँ पर फीमेल चाइल्ड ही होगा। तो फीमेल के केस में जो एग बनेगा या गैमीट बनेगा, उसके पास एक ही टाइप का क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन होता है। मेल के पास वेरिएशन है, और वो वेरिएशन में से वो चांस की बात है कि कौन सा क्रोमोसोम जाके बाइंड कर जाएगा फीमेल के एग के साथ और कौन सा जाइगोट को वो डेवलप करेगा। और इसीलिए इट इज राइटली सेड दैट द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर होगी कैसे फर्टिलाइजेशन जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। देन लास्ट जो सिग्निफिकेंस है दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मान लो अगर फर्टिलाइजेशन ही ना हो, आपको पता है एवरी मंथ जो है वो मदर या फिर एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल अंडरगो करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें कि ओव्यूलेशन होता है। तो एवरी मंथ जो है आप कह सकते हो फीमेल की बॉडी प्रिपेयर करती है फॉर द एंटीसिपेटेड प्रेगनेंसी। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज हुआ था वो डीजनरेट कर जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, द सेकेंडरी oocyte डीजनरेट्स विद इन 24 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, सॉरी, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है वो सून अपनी मियोसिस कंप्लीट करके और ओवम में कन्वर्ट होता है, जो कि हाल फर्टिलाइज करके जाइगोट फॉर्म कर लेता है। सो इस तरीके से दीज वर ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड आई होप आप सभी को फर्टिलाइजेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों, फर्टिलाइजेशन की एंटायर प्रोसेस में हमने देखा कि कैसे मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, वो भी कहां पर, एम्पुलर रीजन में ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में यू विल सी द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकरिंग बिकॉज इट वाज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और वहीं पर जब ये दो गैमीट्स दैट इज द स्पर्म एंड द ओवम फर्टिलाइज करेंगे, दे विल फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। सो जो नेक्स्ट इवेंट आता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ह्यूमन बीइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन वुड बी कॉल्ड द क्लीवेज। तो क्लीवेज में क्या होगा बच्चों, जो कि आपने देखा है फर्टिलाइजेशन में जो लास्ट स्ट्रक्चर बना था दैट वाज जाइगोट, वो भी कहां, एम्पुलर रीजन में। अब आप देखोगे जैसे जैसे फैलोपियन ट्यूब में, देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखा आपने किस तरीके से ओव्यूलेशन अगर किया और यहां पर एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन अकर करके। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्पुलर रीजन से जैसे जैसे आपका जाइगोट आगे मूव करेगा डाउनवर्ड्स फ्रॉम दी एम्पुला टू दी isthmus रीजन, यू विल फाइंड आपका जाइगोट अंडरगो करता है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, और उन्हीं रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन को हम क्लीवेज बुलाते हैं। तो देखो क्लीवेज क्या है, क्लीवेज इज द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन अंडरगॉन बाय द जाइगोट एज इट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब से जैसे जैसे आपका जाइगोट पास करता है राइट फ्रॉम द एम्पुला टू द isthmus रीजन, यू विल फाइंड इट अंडरगोज, the zygote undergoes several mitotic repeated divisions and they are called cleavage। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जैसे जैसे एक जाइगोट मूव करता है अक्रॉस दी फैलोपियन ट्यूब। तो यहां पर आपने देखा ये एम्पुलर रीजन था जहां पर फर्टिलाइजेशन का इवेंट अकर किया, फर्टिलाइजेशन हो गया, यहां पर ये जाइगोट लेट्स सपोज फॉर्म भी हो गया। सो दिस इज द जाइगोट फॉर्म्ड। अब ये जो जाइगोट है जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, और देखो ये टाइम लैप्स दे रखा है आपको, टाइम लाइन दे रखी है कि भाई कौन से दिन पे ये कंडीशन अकर कर रही हैं। तो आप यहां पर देखोगे जाइगोट जैसे आगे जाएगा, सबसे पहले वो अंडरगो करेगा अपनी पहली माइटोटिक डिवीजन। तो जैसे ही जाइगोट डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगा, तो जो रिजल्टेंट सेल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द ब्लास्टोमियर्स। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी एक 2 सेल्ड स्टेज, बिकॉज जाइगोट का आपने देखा डिवीजन हुआ, 2 सेल्स फॉर्म होंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड 2 सेल स्टेज। और यहां पर जो सेल्स हर बार बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज, उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स बुलाते हैं। सो ब्लास्टोमियर्स आर गोइंग टू बी फॉर्म। तो रिमेंबर यहां पर क्या फॉर्म होंगे, एवरी टाइम डिवीजन अकर करेगा ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखिएगा। ओके, नाउ व्हाट वी विल सी, देखो आपको एक चीज और याद रखनी है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अकर कर रही थी तब मैंने आपको बोला था एक जोना रिएक्शन होती थी जिसमें जोना पेलुसिडा हार्डन हो जाती थी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। तो देखो अभी भी ना आपको ये जोना पेलुसिडा जो है वो हार्डन नजर आएगी। तो आपको हमेशा ये जो ब्लैक लाइनिंग देखने को मिल रही है ना एवरी टाइम, जो कि कवर कर रही है रिपीटिंग ब्लास्टोमियर्स को, बेसिकली दे आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग द जोना पेलुसिडा। तो ये आपकी जोना पेलुसिडा है जो कि इंटैक्ट है अभी भी, बिकॉज वो हार्डन थी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जोना पेलुसिडा जो है इंटैक्ट रहेगी। अब कहां तक रहेगी, विल सी। तो देखो 2 सेल कंडीशन देखने को मिल गई आफ्टर द डिवीजन ऑफ द जाइगोट। अब ये 2 सेल्स भी फर्दर डिवाइड करके 4 सेल कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, 4 सेल कंडीशन फर्दर डिवाइड करके 8 सेल कंडीशन बनाएगी। और 8 सेल कंडीशन, ये कितनी कंडीशन है भाई, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज द 8 सेल कंडीशन। और 8 सेल से आप देखोगे यहां पर 16 सेल की कंडीशन देखने को मिलेगी।
अब ये 16 सेल कंडीशन जो आ गई, देखो यूजुअली एनसीईआरटी राइट्स की 8 सेल कंडीशन से 16 सेल कंडीशन की जो डिवीजन होगी, वहां पर ये अगर टोटल 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम मोरोला स्टेज बुलाते हैं। बिकॉज बेसिकली ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा 8 to 16 सेल्स का, वो एक सॉलिड मास ऑफ बॉल की तरह नजर आएगा, फॉर्म्ड ऑफ 8 to 15 ब्लास्टोमियर्स। तो एक सॉलिड बॉल की तरह नजर आता है। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें सो इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू कॉल दिस 16 सेल्ड कंडीशन एज द मोरोला स्टेज। तो ये जो आपको स्टेज देखने को मिलेगी, दिस इज कॉल्ड द मोरोला स्टेज। तो मोरोला स्टेज में क्या होता है, मोरोला स्टेज में आपको यहां पर जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना ऑफ दी 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर्स या 16 ब्लास्टोमियर्स वाला, ये आपको हॉलो नहीं, सॉलिड बॉल की तरह देखने को मिलेगा, जो कि कवर्ड है बाय दी ज़ोना पेलुसिडा राइट नाउ आल्सो। सो अगेन दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कॉल्ड द मोरोला। रिमेंबर, अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि क्या डिफरेंस आपको कोई देखने को मिलेगा इन द साइज ऑफ द जाइगोट जो इनिशियली यहां फॉर्म हुआ था एंड द साइज ऑफ द मोरोला? नहीं ना। द रीजन इज साइज दोनों का सेम रहेगा, बिकॉज जो आपका ज़ोना पेलुसिडा है ना, वो यहां पर कवर करके रखी हुई है दोनों ही स्ट्रक्चर को। तो इसलिए भले ही सेल डिवीजन तो हो रहा है पर सेल्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो सेल्स बस कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए विद रिपीटेड डिवीजन जो साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर है वो छोटा होता जाएगा। तो यहां पर देखो ये 2 बड़े ब्लास्टोमियर बने थे, जब ये 4 सेल कंडीशन आई तो ये छोटे हो गए, फिर 8 सेल कंडीशन आएगी तो ये और छोटे हो जाएंगे, फिर ये फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये और छोटे होंगे, बिकॉज इनके पास स्पेस नहीं है टू एक्सपैंड देमसेल्फ, बिकॉज दे आर कवर्ड बाय दिस ज़ोना पेलुसिडा। तो इस तरीके से आपको मोरोला और जाइगोट के केस में जो उनका साइज होगा वो एक्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा, बट द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स आर गोइंग टू बी मोर इन केस ऑफ द मोरोला स्टेज। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम जाएं अगर तो इट इज गोइंग टू बी 8 to 16 सेल कंडीशन, और 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स अगर प्रेजेंट हो इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड बॉल दैट वी कॉल एज मोरोला स्टेज। वाइल अगर हम ह्यूमंस के केस में बात करें इन जनरल, इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू कॉल दिस 16 सेल कंडीशन ऑफ द सॉलिड मास ऑफ द ब्लास्टोमियर्स एज मोरोला। ठीक है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब देखो बाय द एंड ऑफ द 4th डे आपको मोरोला जो है वो लगभग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलेगा। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 5th डे आप देखोगे आपकी जो मोरोला स्टेज है ना, उसमें ये जो सेल्स प्रेजेंट है जो कि सॉलिड कंडीशन में प्रेजेंट है, अब वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे। कुछ सेल्स अपने आप को ऐसे पेरीफेरी में अरेंज कर लेते हैं, और कुछ सेल्स जो हैं वो इस तरीके से एक किनारे नॉब की तरह प्रेजेंट हो जाएंगे। तो देखो क्या होने वाला है, और बीच में यहाँ पर ना आपको एक कैविटी डेवलप होती हुई नजर आएगी, इस तरीके की कैविटी, जैसे हम बुलाएंगे ब्लास्टोसील। और इसी टाइम पर जैसे ही ये कंडीशन बन रही होगी ना, बेसिकली इस स्टेज को हम बुलाएंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो इसे हम बुलाते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसी टाइम पे जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, आप देखोगे आपकी जो ज़ोना पेलुसिडा है ना वो यहां पर हैच कर जाएगी। तो यहां पर ज़ोना की हैचिंग अकर करती है, दिस इज कॉल्ड ज़ोना हैचिंग। ठीक है, और ये ज़ोना हैचिंग होना क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये ज़ोना जो लेयर थी ना वो आपके ब्लास्टोसिस्ट को नॉन स्टिकी बना रही थी, बट आगे आपको पता है ये ब्लास्टोसिस्ट जाके आपके यूट्राइन वॉल की एंडोमेट्रियल लेयर से जाके स्टिक कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, यहीं पर इम्प्लांटेशन अगर करेगा। फॉर दैट पर्पस आपके ब्लास्टोसिस्ट को स्टिकी होना पड़ेगा, और स्टिकी कंडीशन जो है वो उसके आउटर सेल्स यानी कि जो बाहर के सेल्स होंगे ना उनमें प्रेजेंट है, बट दो सेल्स वर अगेन सराउंडेड बाय दी ज़ोना ना, तो इसलिए ज़ोना को हटाना कंपलसरी था। इसलिए ज़ोना की हैचिंग होती है, ब्लास्टोसिस्ट बाहर आता है, और फाइनली उसके जो स्टिकी सेल्स होंगे वो जाके आपके एंडोमेट्रियम से बाइंड कर जाएंगे, जो कि हम आगे भी स्टडी करेंगे इन डिटेल। तो यहां पर आपने क्या देखा, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, जहां पर आपको 2 लेयर्स में सेल्स अरेंज नजर आएंगे। तो ये कंडीशन में ब्लास्टोसिस्ट आप देखोगे आगे जाके आपके एंडोमेट्रियम से बाइंड करेगा। तो एक ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो देखो ध्यान से कैसे देखने को मिलेगा। एक ब्लास्टोसिस्ट ना आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहां पर ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, देखो यहां पर आपको आउटर लेयर में अरेंज ये जो सेल्स देखने को मिलेंगे, इन्हें हम बुलाएंगे द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं दे आर द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, जो कि आगे जाके जितनी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स है ना उनको फॉर्म करते हैं। तो आगे जाके दे फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, रिमेंबर। और जितने भी आपको यहां पर सेल देखने को मिल रहे हैं, देखो ये वाले सेल्स जो कि अंदर की तरफ एक नॉब की तरह अटैच हो गए हैं टू द वॉल ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, इनको हम बुलाते हैं द इनर सेल मास। तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं, इनर सेल मास। एंड ये जो सेल्स हैं ये आगे जाके एम्ब्रायो फॉर्म करेंगे।
सो रिमेंबर ये आगे जाके एम्ब्रायो फॉर्म करते हैं। अब देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ट्रोफोब्लास्ट के कुछ सेल्स आपके इनर सेल मास के कांटेक्ट में हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं, ये वाले सेल्स, ये जितने भी ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स इनर सेल मास के कांटेक्ट में हैं, इन्हें हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वी कॉल देम द रॉबर्स सेल्स। तो ये जो रॉबर्स सेल्स है ना बच्चों, दे आर स्टिकी, और यही स्टिकी सेल्स जाके आप देखोगे एंडोमेट्रियम में जाके स्टिक हो जाते हैं। सो रिमेंबर दीज कंडीशंस व्हाट आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग दी ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके कैसे अटैच होता है उसको भी हम स्टडी करते हैं इन द नेक्स्ट प्रोसेस। तो बच्चों द नेक्स्ट प्रोसेस दैट वी हैव आफ्टर क्लीवेज इज गोइंग टू बी कॉल्ड इम्प्लांटेशन, जिसमें आप जानते हो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, वो जाके अटैच हो जाता है टू दी यूट्राइन एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की जो वॉल है उसकी सबसे इनर मोस्ट जो लाइनिंग है दैट इज एंडोमेट्रियम, उस पर जाके आपका ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच होता है, दिस प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट इज गोइंग टू बी कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो देखो यहां पर आपको दिखाया जा रहा है एक यूट्रस की वॉल का सेक्शन जहां पर ये आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। सो दिस इज गोइंग टू बी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। और ये देखो आपका ब्लास्टोसिस्ट ओके अटैच हो गया है इस लाइनिंग से। तो देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, जिन्हें हम इवन ट्रोफोएक्टोडर्म भी बुलाते हैं, ठीक है। ओके फिर आपको यहां पर एक नॉब की तरह कुछ सेल्स का अटैचमेंट देखने को मिलेगा। दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड दी इनर सेल मास। और बेसिकली ये जो सेल्स है ना बच्चों, ये पोजेस करते हैं स्टेम सेल्स, वो सेल्स जिनके पास कैपेबिलिटी है टू गिव राइज टू द एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट मींस दे आर टोटीपोटेंट, मतलब उनके पास पोटेंसी है टू गिव राइज टू द टोटली न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसीलिए दे आर कॉल्ड टोटीपोटेंट और द स्टेम सेल्स, फाइन। और यहां पर आपको मैंने बताया था ट्रोफोब्लास्ट के कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि अटैच्ड है विद द इनर सेल मास, जिन्हें हम क्या बुलाते हैं, दी रॉबर सेल्स। तो ये क्या है, दीज आर द रॉबर्स सेल्स जो कि स्टिकी हैं, इसलिए देखो इन्हीं सेल्स का अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा विद द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो फाइनली जब अटैचमेंट हो जाता है तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे व्हाइल द इम्प्लांटेशन प्रोसेस इज अकरिंग। तो देखो ये तो इनिशियल स्टेज है जब जाके आपका ब्लास्टोसिस्ट सिर्फ अटैच हुआ है ऑन द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब आगे देखो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। यू विल सी बच्चों, ये जो आपके रॉबर सेल्स है ना, जो रॉबर सेल्स आपके टच में थे विद द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, वो यहां पर डिवाइड करके दो लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे। सो जो इनर वाली लेयर रहेगी वो तो जस्ट सिमिलर रहेगी टू द वन जो कि आपको यहां देखने को मिल रही थी, मतलब उनके जो आपको सेल्स देखने को मिलेंगे ना, उनकी सेल वॉल इंटैक्ट रहेगी। तो इस टाइप के हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को बुलाते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि जो सेल्स आपको ट्रोफोब्लास्ट के यहां देखने को मिल रहे हैं उनके पास प्रॉपर सेल वॉल है, इसीलिए दी सेल्स आर गोइंग टू बी लुकिंग और अपीयरिंग टू बी सेपरेटेड। बट यहां पर आपको जो ये वाली लेयर देखने को मिल रही है ओवर हियर समथिंग, जो कि इन्हीं से डेवलप हुई है, इनमें आप देखोगे ये जो सेल्स डेवलप हुए हैं फ्रॉम दी ट्रोफोब्लास्ट और द रॉबर सेल, इनकी सेल वॉल इज नॉट इंटैक्ट। अब सेल वॉल ही इंटैक्ट नहीं है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपको सारे के सारे न्यूक्लियाई जो है ना वो एक साथ एक ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कैसी कंडीशन शो कर रहा है, सिंसाइशियम की कंडीशन। सिंसाइशियम वो कंडीशन होती है जिसे हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बुलाते हैं। इसीलिए इस टाइप के ट्रोफोब्लास्ट को हम बुलाएंगे सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। क्या बुलाएंगे हम इसको, सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। तो दिस इज सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। तो क्या देखा आपने, ट्रोफोब्लास्ट के वो सेल्स जो कि यहां पर आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग से अटैच थे, ये वाले सेल्स आप देखोगे ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं दो लेयर्स में। एक लेयर जो है वो सेल्यूलर रहेगी, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट, और एक मल्टी न्यूक्लिएट नजर आएगी विथ नो सेल वॉल्स बट ओनली द डिफरेंट न्यूक्लियाई फ्लोटिंग इन द सेम प्रोटोप्लाज्म और द साइटोप्लाज्म, हेंस रिप्रेजेंटिंग सिंसाइशियम कंडीशन, और इसलिए इसको हम बुलाते हैं सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट। तो ये कंडीशन देखने को मिली व्हेन इट कम्स टू द ट्रोफोब्लास्ट। वाइल आप देखोगे जो इनर सेल मास है ना वो भी आपको दो लेयर्स में डिफरेंशिएटेड नजर आएगा, एक आउटर लेयर डेवलप हो जाएगी और ये एक इनर। तो यहां पर आपको ये वाली जो लेयर देखने को मिलेगी, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड
हाइपोब्लास्ट। और ये वाली जो लेयर आपको देखने को मिलेगी ऑफ द रिमेनिंग सेल्स, ये कहलाएगी दी एपीब्लास्ट। तो आगे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम यहीं से स्टडी करेंगे, ठीक है। बट आपने एक चीज तो नोटिस कर ली होगी कि आपके जो ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, दे हैव अपीयर्ड लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये देख रहे हो आप, आपको यहाँ पर ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं विच आर इन्वेडिंग और एंटरिंग इनटू द यूट्राइन टिश्यू, इसको हम क्या बुलाएंगे, वी विल कॉल देम दी ट्रोफोब्लास्टिक विलाई, या फिर आगे जाके ये फॉर्म करेंगे द कोरियोनिक विलाई। तो बेसिकली विलाई क्या है, दी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन बन रहे हैं ना ऑफ दी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ दी बेसिकली द सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, दे आर गोइंग टू फॉर्म दी ट्रोफोब्लास्टिक, या फिर जैसे हम आगे जाके कोरियोनिक विलाय भी बुलाएंगे। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। तो आगे जाके ये जो सेल्स डिफरेंशिएट हुए हैं ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, दे विल फॉर्म द कोरियोनिक विलाय। इतनी कंडीशन क्लियर है। और आगे का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट भी हम यहीं से स्टडी करेंगे, दैट मींस एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की कंडीशन से, ठीक है। सो आपको इम्प्लांटेशन फाइनली जब हो जाता है, तो ये तो देखो आपने अभी थोड़ा सा ही आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अंदर गया है, किसके, एंडोमेट्रियम के। जब ये पूरी तरह से एम्बेड हो जाता है आपके यूट्राइन एंडोमेट्रियम में, तो वो कैसा अपीयर करता है उसको देखो, मैं विजुअली आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप देखोगे इस तरीके से थ्रू आउट जो क्लीवेज डिवीजन हुई उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ, और वो ब्लास्टोसिस्ट जाके देखो इस तरीके से पूरी तरह से एम्बेड हो जाता है। तो आपको ना अगर इसको जूम करके दिखाया जाए तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यहां पर देखो कैसे जो यूट्रस की वॉल है वो पूरी तरह से कवर कर ली है आपके ब्लास्टोसिस्ट को। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो पूरी तरह से अंदर एम्बेड हो चुका है इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो देखा आपने यहां पर क्या कंडीशन आ रही है, इसको ऐसे देख लेते हैं। तो इस तरीके से एंडोमेट्रियम जो है देखो कवर भी कर लिया, तो पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एक तरह से एनगल्फ हो गया है बाय द एंडोमेट्रियम, एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड द इम्प्लांटेशन प्रोसेस, जहां पे पूरी तरह से ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड है इनसाइड द एंडोमेट्रियम। सो आई होप यहां तक ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन और इम्प्लांटेशन की जो इंटायर प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अपने नए टॉपिक को बिगिन करने से पहले मैं आपको इम्प्लांटेशन से ही रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, एंड दैट न्यू इंपॉर्टेंट टर्म इज गोइंग टू बी कॉल्ड द डेसिडुआ। अब देखो बच्चों, ये जो डेसिडुआ है ना, दिस इज नथिंग बट द नेम गिवन टू द एंडोमेट्रियम इटसेल्फ। तो बच्चों एक बार इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, इम्प्लांटेशन में आपको पता है जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कंप्लीटली एम्बेडेड हो जाता है इनसाइड द एंडोमेट्रियम। तो एक बार इम्प्लांटेशन हो जाए उससे लेकर अंटिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, बिकॉज यू नो इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी ही अगर करती है, तो बेसिकली इस एंटायर ड्यूरेशन में आफ्टर द इम्प्लांटेशन अंटिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम को एक नया नाम दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द डेसिडुआ। तो बेसिकली इट इज द एंडोमेट्रियम इन द प्रेगनेंसी। फाइन, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर आपको जो डेसिडुआ है ना वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड नजर आएगी। सबसे पहली है द डेसिडुआ बेसिलिस, देन वी हैव इज डेसिडुआ कैप्सुलरिस, एंड थर्डली व्हाट वी हैव इज द डेसिडुआ पेराइटालिस, ठीक है। तो देखो बच्चों डेसिडुआ बेसिलिस क्या बताता है, जो कि बेसल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही होगी, राइट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इट विल अंडरलाई द इम्प्लांटेशन साइट, तो जहां पर ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुआ है ना उससे नीचे वाली जगह। तो देखो अगर यहां पर ये आपका एंडोमेट्रियम है, इफ दिस इज द एंडोमेट्रियम, तो आप देखोगे ब्लास्टोसिस्ट जहां पर अटैच हुआ है उससे नीचे की जितनी भी रिमेनिंग एंडोमेट्रियम बची है, जिसको मैं यहां पर लेट्स सपोज येलो कर देता हूं फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये जितनी भी स्पेस आपको देखने को मिल रही है ना, दिस वन, दिस एंटायर स्पेस या रिमेनिंग जो एंडोमेट्रियम देखने को मिला विच इज प्रेजेंट बिलो द इम्प्लांटेशन साइट, दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग द डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। तो ये डेसिडुआ बेसिलिस है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, बिकॉज ये कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ मैटरनल प्लेसेंटा। तो इट फॉर्म्स मैटरनल प्लेसेंटा। इतनी बात क्लियर है। तो ये मैटरनल प्लेसेंटा फॉर्म करते हैं। प्लेसेंटा आप पूछोगे क्या है, तो बच्चों आप देखोगे कि ये जो प्लेसेंटा है ये एक इंट्रिकेट कनेक्शन है बिटवीन द मदर एंड द फीटस। अब इसमें मदर भी कंट्रीब्यूट करती है और फीटस भी। फीटस के केस में आपको याद होगा वो जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते थे ना, वो जो ट्रोफोब्लास्ट से अराइज करते थे, जिन्हें हम ट्रोफोब्लास्टिक विलाई या फिर कोरियोनिक विलाई बुलाते थे, वो इंटरडिजिटेट कर जाते हैं विद द यूट्राइन टिश्यू जो कि उसके नीचे प्रेजेंट है, और वो कौन से टिश्यू है, दैट इज डेसिडुआ बेसिलिस। तो आपस में आप देखोगे डेसिडुआ बेसिलिस
बेसिलस के सेल्स और जो कोरियोनिक विलाई हैं वो आपस में ऐसे इंटरडिजिटेट करते हैं एंड दे फॉर्म अ वेरी इंट्रिकेट एंड वेरी कॉमन स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड द प्लेसेंटा। तो ये जो कनेक्शन है विच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरडिजिटेशन और द इंटरलॉकिंग ऑफ द डेसिडुआ बेसिलस एंड द ट्रोफोब्लास्टिक विलाई, जो कि कोरियोनिक विलाई भी बुलाते थे, उसे हम प्लेसेंटा बुलाएंगे। सो डेसिडुआ बेसिलस फॉर्म करती है मैटरनल प्लेसेंटा को। देन वी हैव इज डेसिडुआ कैप्सुलरिस। तो आप देखोगे एक बार जो आपका ब्लास्टोसिस्ट अंदर आ गया तो उसको कवर करती हुई अगेन आपको एंडोमेट्रियम की ही लाइनिंग देखने को मिलेगी। तो देखो एंडोमेट्रियम की कुछ लेयर जो है आपके ब्लास्टोसिस्ट को ऊपर से कवर कर लेगी वंस दी एंटायर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अंदर एम्बेड हो चुका है। सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द डेसिडुआ कैप्सुलरिस बेसिकली बिकॉज इट इज एनकैप्सुलेटिंग the implantation site. So this particular one is going to be called the decidua capsularis. अब बाकी बची हुई जितनी भी एंडोमेट्रियम है ये वाली जहां पर कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, this is going to represent the decidua parietalis. तो जो रिमेनिंग एंडोमेट्रियम है जहां पर कोई इम्प्लांटेशन अगर नहीं किया, we are going to call it the decidua parietalis. So I hope the entire concept of decidua and the process of implantation is very clear. तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक इंटीमेट कनेक्शन आपको देखने को मिलता है बिटवीन द फीटस एज वेल एज द मदर। तो मदर और फीटस के बीच में आपको यहाँ पर एक इंटीमेट कनेक्शन देखने को मिलेगा। अब ये जो प्लेसेंटा है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, ये मदर और फीटस दोनों के ही टिश्यूज आपस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बोथ मैटरनल एंड द फीटल टिश्यू। तो जैसा कि आपको पता है जो पार्ट आपकी मदर कंट्रीब्यूट करती है ऑफ द प्लेसेंटा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द डेसिडुआ बेसिलस, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, एंड दैट इज कॉल्ड द मैटरनल प्लेसेंटा। फाइन। और जो पार्ट फीटस कंट्रीब्यूट करता है दैट इज कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई और द ट्रोफोब्लास्टिक विलाई, राइट। और जैसा कि आपको पता है ये फॉर्म करने वाले हैं द फीटल कोरियोनिक प्लेसेंटा। तो जो कंट्रीब्यूशन आपको मदर का देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द मैटरनल प्लेसेंटा, एंड द फीटस का देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द फीटल कोरियोनिक प्लेसेंटा। ओके। और कौन कौन से पार्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपको यहां पर याद रखना है, जो आपका फीटस है, फीटस जो है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड, जिसे हम बुलाते हैं दी अम्बिलिकल कॉर्ड। सो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? इट इज गोइंग टू बी अ कॉर्ड जो कि कनेक्ट करता है फीटस टू दी प्लेसेंटा। तो अगर ये एक प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में जैसा कि आपको यहां पर ना ऐसे ये कोरियोनिक विलाई देखने को मिल रहे हैं, ये मैटरनल टिश्यू है, दिस इज द मैटरनल टिश्यू, और ये आपका फीटल टिश्यू है। तो मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू में देखो, फीटल टिश्यू जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, ये कोरियोनिक विलाई, और ये कोरियोनिक विलाई से जो भी कनेक्शन सेटअप हो रहा है वो एक कॉर्ड के थ्रू आगे प्रोसीड कर रहा है। दिस कॉर्ड विच इज बीइंग फॉर्म्ड वो आपको यहां पर देखो ऐसे कनेक्टेड नजर आएगी। तो ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से आपको ये कॉर्ड डेवलप होती हुई नजर आ रही है जो कि फीटस से कनेक्टेड है, राइट, लाइक दिस। सो दिस कॉर्ड इज गोइंग टू बी कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसे हम बुलाते हैं द अम्बिलिकल कॉर्ड। इतनी बात क्लियर है? तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस जो है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी वेरी वेल। फाइन। अब बात करते हैं बेटा फंक्शंस की ऑफ द प्लेसेंटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मैटरनल ब्लड से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सप्लाई किया जाता है टू द फीटल ब्लड, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑल बाय द प्लेसेंटा। तो आपको यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स जो देखने को मिल रही है ना, ये मैटरनल टिश्यू से क्या करने वाली है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेंगी और ये फीटस के ब्लड तक पहुंचा देंगी, राइट। सिमिलरली आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी देखने को मिलेगा, जैसे कि सपोज अगर आपको मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड तक ट्रांसपोर्ट जो देखने को मिलेगा उसमें देखो आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द मैटरनल ब्लड टू द फीटल ब्लड, और जो फीटल ब्लड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो वापस मैटरनल ब्लड की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज में भी ये स्ट्रक्चर हेल्प करेगा। सिमिलरली देन वी नो इज द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट फीटस प्रोड्यूस करेगा वो डिफ्यूजन के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू बाहर आ जाएगा इनटू द मैटरनल ब्लड। बिकॉज आपको पता है ना जो प्लेसेंटा है दैट इज अ वेरी वेरी इंट्रिकेट रिलेशनशिप, जिसमें मैटरनल टिश्यू डेसिडुआ बेसिलस और जो कोरियोनिक विलाई हैं वो आपस में इस तरीके से इंटरडिजिटेट कर जाते हैं टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म दिस इंटीमेट कनेक्शन। अब देखो ये तो हो गए तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट आपको देखने को मिला। नेक्स्ट जो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा दैट इज इट इज गोइंग टू हेल्प इन द प्रोविजन ऑफ पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस। तो मदर के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज भी ना इस फीटल
प्लेसेंटा के थ्रू एंटर कर जाएंगे और वो फीटस के ब्लड में एंटर कर जाते हैं। तो देखो वो जो एंटीबॉडीज हैं वो एक्चुअली बेबी को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजेंस। तो इसीलिए वो मदर से आ रही एंटीबॉडीज है ना, और वो फीटस ने खुद एक्टिवली प्रोड्यूस नहीं की हैं, तो ऐसी एंटीबॉडीज जो जाएंगी वो इम्यूनिटी तो दे रही है फीटस को, बट दैट इज गोइंग टू बी अ पैसिव इम्यूनिटी, बिकॉज उस इम्यूनिटी को उस फीटस ने खुद डेवलप नहीं किया है एक्टिवली, राइट? सो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस। सेकेंडली, इट इज अ स्टोरेज ऑर्गन, बिकॉज आपको याद रखना है ये वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखेगा। ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है बिकॉज ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन बेसिकली लीवर में होता है, बट बाय द टाइम लीवर इज फॉर्म्ड इन द फीटस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब तक कि लीवर नहीं बनता है तो प्लेसेंटा ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। एंड लास्टली आपको याद रखना है प्लेसेंटा ना एंडोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। तो याद रखिएगा प्लेसेंटा के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इट इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉर्म होता है ना प्लेसेंटा, इसलिए मतलब ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ही अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? इसलिए ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। अब कौन कौन से हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है? सबसे पहला जो आपको याद रखना है दैट इज HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। अब इसका फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका फंक्शन है सिमिलर टू LH। LH क्या करता था? थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम, या बेसिकली आपको पता है LH जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, और वो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो LH जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, बट कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ स्पैन है दैट इज नॉट मोर देन 2 वीक्स, वो 14 डेज तक ही सर्वाइव कर सकता है। बट मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम को तो मेंटेन रहना है ना, टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोजेस्टेरॉन, और वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहना है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो उस डाइंग या डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन करता है, दैट इज HCG। तो इसका फंक्शन सिमिलर है टू LH, और ये मेंटेन करके रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को टू कीप ऑन सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ओके, देन वी हैव इज अनदर हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड द HPL, दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जैसे हम लोग HCS से भी बुलाते हैं, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन। अब देखो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है इसके दूसरे नाम से भी आपको अंदाजा लग गया है, और लैक्टोजन बता रहा है मिल्क से रिलेटेड होगा, बिकॉज लैक्टोजन इज बेसिकली लैक्टोज शुगर से आ रहा है विच इज द मिल्क शुगर, राइट? तो देखो ये जो सोमैटोमैमोट्रोपिन है ये बता रहा है कि ये मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है? सो यहां पर ये डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स में हेल्प करेगा, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर हार्मोन ये सिक्रीट करता है दैट इज रिलैक्सिन। अब नाम ही बता रहे रिलैक्सिन, यानी कि ये रिलैक्सेशन करवाएगा। अब देखो ये जो हार्मोन है इट इज सिक्रीटेड टुवर्ड्स एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ना, ये बच्चों प्रेगनेंसी के एंड की तरफ सिक्रीट करता है प्लेसेंटा, जब पार्चुरेशन का टाइम आ रहा होता है, चाइल्ड बर्थ का टाइम। और ना केवल प्लेसेंटा बट ऑल्सो कॉर्पस ल्यूटियम भी सिक्रीट करता है, तो इट इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय, यहां पर लिख देता हूं, ऑल्सो सिक्रीटेड इन ओवरी बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। याद रखिएगा इस बात को कि कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जब पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ का टाइम आ जाता है, तब रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि रिलैक्स करता देता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को, यानी कि प्यूबिक बोन्स को रिलैक्स कर देता है, उनको लुब्रिकेट कर देता है, ताकि चाइल्ड इजीली पास करके बर्थ कैनाल से बाहर आ सके और उसका वो डिलीवर हो सके टू द न्यू वर्ल्ड, राइट? देन वी हैव इज द एस्ट्रोजन हार्मोन। यस, प्लेसेंटा एस्ट्रोजन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता रहता है, बिकॉज वो कॉर्पस ल्यूटियम को रिटेन करता है ना, और कॉर्पस ल्यूटियम में ग्रैन्युलोसा सेल्स भी होते हैं जो कि एस्ट्रोजन बनाते हैं, और साथ ही साथ ये प्रोजेस्टोजेंस भी बनाता है, जिनमें से चीफ जो प्रोजेस्टोजन है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन ही करेगा। बिकॉज आपको पता है ये HCG बना रहा था, जो कि क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था कॉर्पस ल्यूटियम को, और कॉर्पस ल्यूटियम इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। सो ऑल दीज हार्मोन्स, इनके नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, बिकॉज ये सारे के सारे हार्मोन्स प्लेसेंटा सिक्रीट करते हैं, और उनका क्या रोल है इन दी एंटायर प्रेगनेंसी पीरियड वो आपको याद होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेसेंटा। आई होप इनके सारे फंक्शंस और उनकी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी।
तो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज के सेशन में डील किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसे कि आप सभी जानते हो, लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।